लिमिट के टॉपिक्स में हमने ना सिर्फ डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल्स देखी बल्कि हमने डिफरेंट वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम को से भी लिमिट को जाना कि एक्चुअली लिमिट क्या है और उसकी रियल लाइफ में क्या यूसेज है। चैप्टर 1 लिमिट का ये लास्ट सेशन रहेगा 1.5 जहाँ पर हम इनफाइनाइट लिमिट्स और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में जहाँ पर एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है वो सारी चीज़ें विद एग्जांपल जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस और अपकमिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसा नेम ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि इनफाइनाइट लिमिट का मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को विजुलाइज किया जाएगा तो इसकी विजुलाइजेशन से हमें ये पता चलेगा कि इसके अपर एंड लोअर बाउंड का एक मुख्तस वैल्यू नहीं है, बल्कि इसकी कंटिन्यूटी फंक्शन की ग्रोथ पर भी बेस करती है। क्या मतलब? Let f be the function given by the function here 3 divided by x minus 2. There is a function now. So f of x decreases without bound as x approaches to from the left. यानी फंक्शन डिक्रीज होता है, कोई बाउंड नहीं है इसके अंदर, यानी क्लोज और ओपन इंटरवल इसके मौजूद नहीं है। उस किस वक्त तक ये डिक्रीज होता रहता है? जब जब x की वैल्यू अप्रोच करती है 2 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इसी चीज़ को रिवर्स करें, फंक्शन इंक्रीज करता है विदाउट बाउंड जब x अप्रोच करता है 2 की तरफ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप इस फंक्शंस को विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो ये वो वैल्यूज़ है जिसको हम अप्रोच होता हुआ देख रहे हैं 2, यानी यहाँ पर वैल्यूज़ ये 1 है, इस बेस पे तो ये 2 होगी क्योंकि 2 के बाद 4 है, फिर 6 है। क्योंकि इसके 2 वेज दिखाए गए हैं, क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यूज़ जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों दिखाई जा रही है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर 2 को कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव, और नीचे की तरफ देखूँ तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसकी वैल्यू -2 के अप्रोच पर है। ये इस तरह से ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पर भी इसकी कंटिन्यूटी है, इस तरफ भी इसकी कंटिन्यूटी है और इस तरफ भी इसकी कंटिन्यूटी है। यानी जब मैं फंक्शन 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 को x अप्रोच टू लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ तो ये फंक्शन ग्रोथ करता हुआ -∞ की तरफ जा रहा है, और जब मैं +2 यानी राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ तो ये फंक्शन ग्रोथ करता हुआ +∞ की तरफ जा रहा है विदाउट बाउंड्स, जैसे अभी हमने इस 2 पॉइंट्स पे भी देखा। सो जब x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड पे तो ये वो वैल्यूज़ है, यानी फंक्शन की जब हम एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x -2 यानी 2 - 2 0 हो जाएगा और हम 0 नीचे लाना नहीं चाहते, जिसकी बेस पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन 2 को हम 2 के नियरेस्ट पॉइंट को देखते हैं कि नियरेस्ट इसके क्या हो रहा है, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू 1.99 है, फिर इसी तरह 2.001, 2.01 एंड सो ऑन, जिस तरह से फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट बाउंड होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बता रही है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है जिसको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, अभी हम आगे जाके इसको जानेंगे भी। एसिम्प्टोट्स किसे कहा जाता है? जिसको कोई कर्व अप्रोच कर रही हो। ठीक है, क्या मतलब? देखो, अगर आप इस लाइन को देखो तो ये जैसे जैसे ग्रोथ करती रहेगी तो ये किस चीज़ की तरफ जा रही है? ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है ये फंक्शन भी उसी की तरफ जा रहा है, यानी ये लाइन इसे अप्रोच करना चाह रही है। और जब ये किसी वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही होती है तो ऐसी लाइन को हम एसिम्प्टोट्स बेस पर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहते हैं। इसी चीज़ की कंटिन्यूटी को आप एक्स एक्सिस पे जब देखते हैं तो ये इस तरह से चल रही है जो कि एक्स एक्सिस को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। इसी तरह ये नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी सेम लॉजिक के साथ इस्तेमाल होगी। सो हियर द फंक्शन f of x increases and decreases without bound as x approaches to. So that is the definition and understanding of the infinite limit, including the concept of the asymptotes. The next one, the limit in which function f of s increases or decreases without bound as x approaches to c is called an infinite limit, as we have seen. सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पर भी इस तरफ से ये कर्व है जो कि ग्रोथ कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये इसकी वैल्यूज़ कंटिन्यूटी के साथ मौजूद है। और अगर मैं फंक्शन को कहूँ कि ये फंक्शन की लिमिट x अप्रोच कर रही है c की तरफ तो इसकी कंटिन्यूटी इनफाइनाइट रहेगी, इधर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मल वे से देखें तो फॉर्मल वे हमें क्या बताता है कि लेट f बी द फंक्शन दैट इज डिफाइंड at every real numbers in some open interval containing c except possibly c itself। यानी ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि c की बजाय जो कांस्टेंट वैल्यू वो तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन उससे अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस द फंक्शन f of x where limit x approach to c is equal to infinity।
मीन्स दैट फॉर ईच m where m is greater than 0 there exists a delta that is greater than 0, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हम वेरी स्मॉलेस्ट लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उसके नियरेस्ट क्या हो रहा है इस चीज़ को जानने के लिए। और ये हम सेपरेट सेशन पे देख चुके हैं कि डेल्टा डेफिनेशन और डेल्टा और एप्सिलॉन के फॉर्म पर कि एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या है। सो सच दैट फंक्शन f of x is greater than m where m is greater than 0 here whenever x minus c, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये चीज़ें हम डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स में सेपरेटली देख चुके हैं, ठीक है। बस वो चीज़ रिकॉल हो रही है क्योंकि ये इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन पे। तो x माइनस सी मॉड इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन डेल्टा, यानी 0 और डेल्टा के दरमियान x माइनस सी की वैल्यूज आएगी। सिमिलरली सो दैट स्टेटमेंट बिकम इन अ फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यही चीज़ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है जब फंक्शन हमारा इनफाइनाइट है। मीन्स दैट for each n less than 0 there exists a delta greater than 0 such that the function is less than n whenever this property executed successfully. To define the infinite limit from the left, replace these, यानी जब मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो ये जो प्रॉपर्टी है रिप्लेस हो जाएगी दिस फॉर्मेट पे। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, c माइनस डेल्टा को इस तरफ कर दिया और जो मिड पार्ट था x माइनस सी वो x में रिप्लेस हो गया। टू डिफाइन द लिमिट infinite limit from the right, replace this by this form. तो x minus c अब कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि c is यानी आप इस फॉर्मेट से देखें तो x is less than c where x less than c is greater than c and less plus lambda values, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज डेल्टा वैल्यूज इसमें ऐड होगी। तो x is greater than c and less than c, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो गई, लेकिन सी पे जब हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी डेल्टा की जो कि 0 से ज़्यादा होती है उसे यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये जो डेल्टा वैल्यूज़ दिखाई जा रही है वो इस कांस्टेंट पॉइंट पे यानी जो मिड पॉइंट है इससे देखें आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अप्रोच के साथ ली गई है। तो ये कांस्टेंट लिमिट की सी वैल्यू थी, तो इसके बोथ वे पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है डेल्टा की वो ली गई है और जो दिखाई गई है कि यहाँ से ये इस फंक्शन को टच करता हुआ या क्रॉस करता हुआ गुजरता है, जबकि c की वैल्यू वो कांस्टेंट है जिसमें लिमिट हमारा इनफाइनाइट होगा क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग वैल्यूज नहीं मिल पा रही। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द infinite limit with respect to the delta format as we have seen in a separate video with respect to the definition. Another examples are there to determine the infinite limit with respect to the graph including the concept of the asymptotes. तो फंक्शन हमें 1 upon x minus 1 होल स्क्वायर दिया गया है और अगर मैं इसमें लिमिट 1 अप्लाई करूं तो 1 minus 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1 upon 0 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और इसकी अप्रोच को अगर हम देखें तो एसिम्पटोट्स पे ये इस तरह से जा रहा है, ये लाइन इसकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है और ये वो कांस्टेंट c की वैल्यू है जो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर मैं 1 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एग्जिस्ट फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे ऊपर जा रहा होगा और हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जाकर आगे जाके मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो हम सिर्फ एसिम्पटोट्स के रिस्पेक्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब मैं इस फंक्शंस पे c की वैल्यू यूज़ करता हूँ तो हर एक अप्रोच पे ये इनफाइनाइट आती है क्योंकि ये फंक्शन ही हमारा इनफाइनाइट है। तो +1 पे भी इनफाइनाइट, नेगेटिव पे भी और सिंपल 1 पे भी इनफाइनाइट आ रहा है। अब नेक्स्ट को देखें तो -1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस फंक्शन की ग्रोथ इस डायरेक्शन पर है और ये इस डायरेक्शन पे एसिम्पटोट्स के साथ है। तो फंक्शन की जो वैल्यूज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो 1 हो रही है और 1 दोनों वेज पर आउट है अपने फंक्शन की बाउंड्री से, यानी यहाँ पर भी उसे टच नहीं कर रहा कहीं पे भी और यहाँ पे भी उसे टच नहीं कर रहा जो कि इनफाइनाइट अप्रोच पे। तो जब मैं +1 और -1 अप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हमें मिलती तो है, लेकिन एग्जैक्ट 1 पर हमें फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर इसके बिहाइंड या इस पर टच करता हुआ नहीं जा रहा है, इसके नियरेस्ट नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस द फंक्शन when x tend to 1 doesn't exist here. Similarly, the vertical asymptotes, as we have seen that कि horizontal and vertical asymptotes से क्या मुराद है, लेकिन definition of the vertical asymptotes क्या कहती है with respect to the book formal definition, if f of x approaches infinitely or the negative infinity as x approaches c, यानी एक फंक्शन है उसकी हम अप्रोचेस देख रहे हैं कि वो इंटेंड कर रहा है सी की तरफ, जबकि उसकी अप्रोच वैल्यू इन्फिनिटी आती है, इधर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट, देन द लिमिट x इज इक्वल टू c इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट्स। यानी अगर वो इस तरह से लेफ्ट या राइट के बेस पे जा रहा है और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो फंक्शन है वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स को फॉलो कर रहा है ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन f।
वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में क्या है कि लेट एफ एंड जी बी द कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब कुछ यूं होता है कि इस तरह से फंक्शन बना हुआ होता है और ये होल सर्कल यहाँ पर मौजूद होता है, कंटेनिंग सी, इफ एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 and g of c is equal to 0, then there exists an open interval containing c such that g of x is not equal to 0 for all x is not equal to c in the interval, then the graph of the function given by, यानी अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है जब एक थर्ड फंक्शन h of x बराबर होगा द रेशियो ऑफ द फंक्शन f of x डिवाइड बाय g of x, ठीक है। तो जब थर्ड फंक्शन आएगा तो वो एसिम्प्टोट्स होगा इस बेस पे जब वो इसको भी वेरीफाई करे एज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट्स एट x इक्वल टू c। जब x की वैल्यू c होगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को यहाँ पर फॉलो कर रहा है या फिर फुलफिल कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज़ की, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की। फंक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 है। इसमें अगर मैं एसिम्प्टोट्स की लॉजिक को देखूँ तो फंक्शन को सबसे पहले तो प्लॉट करते हैं, तो ये प्लॉट फंक्शन है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट कर्व इस तरह से, जो अब जो इसमें लिमिट की वैल्यूज हमें दी गई है वो x-1 पे दी गई है, तो ये वो है x-1। अब ये इसकी अप्रोच ऊपर की तरफ है, ये अप्रोच नीचे की तरफ है। अब जब मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की बात करता हूँ तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में यहाँ पर, क्योंकि जब मैं एसिम्प्टोट्स की लाइन की बात करता हूँ तो वो 3 तरह की हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं और डायगोनल हो सकती हैं। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा 0 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर, आई एम गोइंग टू चेंज द मार्कर नाउ, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाऊँ किस तरह से, ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल यू लाइन बनाऊँ या यू लाइन बनाऊँ तो आप इसमें देखिए, इसमें y की वैल्यू हर जगह क्या रह रही है, सेम रह रही है ना, सॉरी x की वैल्यू हर जगह सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर इस तरह से लाइन बनाई जाए, ठीक है, यहाँ पर x है, y चेंज हो रहा है। इसी तरह इस चीज़ को चेंज करके कुछ यू लाइन बनाए, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ चेंज हो रही है और एक चेंज नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर मैं डायगोनल एसिम्प्टोट्स को देखूं तो इसमें दोनों वैल्यूज चेंज हो रही है, एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई बी। तो इस तरह के एसिम्प्टोट्स 3 तरह के इसमें हो सकते हैं। क्योंकि हम वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को अभी देख रहे हैं तो इस बिहाफ पर x की वैल्यू जब -1 होती है, यानी x की वैल्यू जब -1 होगी तो अब जो यहाँ पर ये लाइन है, क्योंकि ये इस y एक्सिस को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज किस वैल्यूज पर y को फॉलो कर रही है, 0 पे। यानी जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएगा और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनाएगा। और जब मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात करता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब मैं इनफाइनाइट लूप बता रहा था, सॉरी इनफाइनाइट लिमिट बता रहा था इस सेशन के अलावा, प्रीवियसली सेशन के अंदर भी लिमिट के कॉन्सेप्ट पे, तो लेकिन हम दोबारा इस चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट सेशन होगा लिमिट का। इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या हो रहा है, y की वैल्यू 0 रह रही है, ठीक है। जब y 0 है तो ये इनफाइनाइट अप्रोच के साथ आगे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। इसमें अगर आप वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देखें तो वर्टिकल में 2 वैल्यूज बन रही है, क्योंकि जब फंक्शन को प्लॉट किया गया तो वो इस तरह से कर्व बना रहा है और यूं कर्व बना रहा है, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दिस x की वैल्यू -1 और +1, इन दोनों पर इसकी वैल्यू वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है। क्यों, देखो ये इसको फॉलो कर रहा है y एक्सिस को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जबकि हॉरिजॉन्टल के अंदर y की वैल्यू जब 1 होती है, ठीक है, y की वैल्यू जब 1 होती है तो उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बना रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। तो भी ऑल अंडरस्टैंड कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है क्या, प्लॉट किस तरह से किया जाता है, और फंक्शन इनफाइनाइट जब हो तो वो किस तरह से किसी कर्व को अप्रोच कर रही होती है, जब वो लाइन वही चीज़ उसके एसिम्प्टोट्स कहला रही होती है, जो अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा। इसी तरह ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हो सकती है, जैसे हमने tan h पे देखा था, इसी तरह cot पे दिखाया गया है। cot को साइन cos अपॉन साइन लिखा गया। जब इसके फंक्शन को प्लॉट किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ प्लॉट होकर आता है कर्व के फॉर्म पर यूँ। तो इस बेस पे ये यहाँ से भी इन्फिनिटी और यहाँ से भी ये सेम लॉजिक जो है वो इसकी भी आएगी, ठीक है। तो ये कुछ कर्व है कॉस के, इसी तरह से डिफरेंट कर्व tan के लिए हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यू कैन अप्लाई द थ्योरम 1.14 टू कंक्लूड दैट द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हियर occur at the value of x such that sin of x is equal to 0 and cos x not equal to 0। यानी जब sin x की वैल्यू 0 होती है और cos not equal to 0 होता है तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनाता है। These asymptotes occurred at x equal to n pi, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, यानी n से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये इसको एसिम्प्टोट्स बना कर देगा। और ये जो लाइन है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू और x की वैल्यू, ये वो कुछ x की वैल्यूज़ हैं जिसके बेस पर आप इस लाइन को y एक्सिस पे अप्रोच होता हुआ देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है ये इसके कंटिन्यूटी के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्टिकल asymptote in a trigonometric function as well. So these are the another examples are there. Determine the vertical asymptote of the function with respect to the example that the function is x square plus 2x minus x divided by x square minus 4, ठीक है।
अगर मैं इसके अपर पार्ट को फैक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट करूँ तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे? जब फैक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट किया जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी फैक्टर में कन्वर्ट करूँ x -2 x + 2 में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद x² - 4 मिल जाएगा। तो x -2 और x -2 डेनोमिनेटर में जो था वो कैंसिल हो गया और इस तरह से सिंप्लीफाई वैल्यूज़ हमें ये मिल गई। अब इस वैल्यूज़ पर जो फंक्शन को प्लॉट किया गया इसमें होल वैल्यूज़ हमें मिल रही है 2, 3/2 पे, यानी ये वो x वैल्यूज़ है जो मिसिंग है, यहाँ पे होल्स दिखाया जा रहा है, विच मीन ओपन इंटरवल है इसका। तो इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट्स मुझे मिल रहा है -2 पे, यानी ये अगर मैं कहता हूँ -2 है तो इसमें मुझे वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ठीक है। और y की वैल्यू जब y की वैल्यू जब 1 हो रही है, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 करूँ तो ये कुछ ये होगा। तो यहाँ पर आप देखो मुझे दोनों डायमेंशन पे क्या मिल रहा है, यहाँ से दोनों डायमेंशन x का और यहाँ से दोनों डायमेंशन मुझे किसका मिल रहा है, y का। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हो रही है। तो इसी चीज़ को जब मैं प्लॉट करता हूँ तो -2 वैल्यूज़ है जो एसिम्पटोट्स की है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें एसिम्पटोट्स मिल रहा है, x की वैल्यू जब होती है तो -2, तो मुझे y पे एसिम्पटोट्स मिलता है, जबकि -3 पर -1 पर 3 मिल रहा है। इसी फंक्शन को जब आप लिमिट की वैल्यूज 2 के साथ अप्लाई करते हो तो -2 एंड यानी फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ये वैल्यूज मिलती है, और जब एग्जैक्ट 2 आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। तो ये तरीका है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स किसी फंक्शन से किस तरह से फाइंड किया जा रहा होता है। द नेक्स्ट वन, द फंक्शन है x² - 3x x -2। जब इसमें डायरेक्टली हम 1 वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं लिमिट के, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि लेफ्ट और राइट पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है एज यूजुअल। जब आप इसे प्लॉट करते हैं तो प्लॉट वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती है, और इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 देखें तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ से आपको ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ठीक, दोनों डायरेक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ है जब हॉरिजॉन्टल पे हमें नन वैल्यूज़ मिल रही है, ठीक है। जबकि जो एसिम्पटोट्स वैल्यूज़ है o एसिम्पटोट्स दैट इज़ y = x - 2, यानी जब मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके ज़रिए से मुझे y की वैल्यूज़ पता चलेगी। तो इस फंक्शन पे जब मैं एग्जैक्टली 1 अप्लाई करता हूँ तो ये एसिम्पटोट्स मुझे मिलता है, जबकि 0 पे 0 और 2 पे -2 की वैल्यूज़ मिल रही है, विच मीन इसमें हमने होल्स देख लिया कि यहाँ पर कोई होल नहीं है। वर्टिकल एसिम्पटोट x = 1 पर मुझे मिल रहा है, ठीक है, वर्टिकल, जबकि हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर मैं o एसिम्पटोट्स पे जाता हूँ तो ये उसी वक्त फाइंड हो सकेगा जब मेरे पास x की वैल्यू हो, क्योंकि y बराबर है x - 2 के, और हम x की वैल्यू पुट करके y को यहाँ पर फाइंड कर सकेंगे। So this all about the infinite limits with respect to the asymptote example. The last thing here are determining limits, ये कि 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। तो पहले तो हम उन 3 प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद A, B, C इन तीनों प्रॉब्लम को समझते हैं। तो बुक पर मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर रखा है, तो इन प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं। तो थ्योरम 1.15 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इनफाइनाइट लिमिट्स का है। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास c एक कांस्टेंट है जो कि l बी द रियल नंबर, क्योंकि हम जब किसी फंक्शन को लिमिट से सॉल्व करते हैं तो वो l के बराबर आ रहा होता है, और लिमिट की जो वैल्यूज दी जाती है वो c होती है, ठीक है। सो एंड f एंड g बी द फंक्शन, 2 फंक्शन f और g के हैं जो कि लिमिट जो एक्सटेंड वैल्यू होती है वो c को फॉलो कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट हमारा फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट होगा, और सेकंड जो g ऑफ x होगा वो l के बराबर होगा, क्योंकि मैं इनफाइनाइट लिमिट की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इनफाइनाइट को फॉलो कर रहा है, जबकि सेकंड नॉर्मल जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है लिमिट की जो कि l के बराबर आती है उसे फॉलो कर रहा है। अब इन 2 फंक्शंस को अगर हम सम और डिफरेंस के रिस्पेक्ट से देखें, तो अगर मुझे इन 2 फंक्शन को, जिसमें एक इनफाइनाइट जबकि सेकंड जो है वो लिमिट की कोई एग्जिस्टिंग वैल्यूज के साथ होगा, तो इन दोनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये इनफाइनाइट आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी ये इनफाइनाइट आएगा पॉजिटिव, वेयर l इज ग्रेटर देन 0, यानी जो एग्जिस्टेंस वैल्यूज आ रही होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर वो छोटी होती है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से। अगर इनको डिवाइड क्वोशंट के रिस्पेक्ट से किया जा रहा हो तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगी। सिमिलरली प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर वन साइडेड लिमिट एंड फॉर फंक्शन फॉर विच द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c इज माइनस इन्फिनिटी, यानी वन साइडेड लिमिट की फंक्शंस की मैं बात करूं जबकि x अप्रोच कर रहा हो c को, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी को फॉलो करेगी। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर आप बुक पर आए तो इनकी प्रूफ भी देख सकते हैं। तो वैसे ये प्रूफ जो है मैंने इसी स्लाइड्स पे प्रीवियस टू प्रीवियस बता दी है मैंने रफ आईडी के साथ। वापस आते हैं, अब इन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जो हमें एक फंक्शन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है 1 = 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो मैं जब 0 अप्लाई करूँगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। सेकंड जो, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक फंक्शन है जिसको g ऑफ x कह लेते हैं और ये f ऑफ x है, ठीक है। f ऑफ x जो है वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट से यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों को अगर मैं लिमिट के रिस्पेक्ट से ऐसे लिखूँ 1 + 1/x², तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो ये किसके बराबर होने चाहिए? इन्फिनिटी। अभी हमने प्रॉपर्टी पे देखा तो यहाँ पे थ्योरम की प्रॉपर्टी 1 अप्लाई हो रही है।
नेक्स्ट बी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 के बराबर है, जबकि लिमिट मैं लेफ्ट साइड से इसमें 1 अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड जो फंक्शन है वो लिमिट लेफ्ट साइड से x अप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट पाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस इन्फिनिटी। इन दोनों को अगर डिवाइड की क्वेश्चन के फॉर्म पे लिखूं तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू 0, जो कि प्रॉपर्टी 3 1.15 थ्योरम को फॉलो कर रहा है। एंड द थर्ड वन जो कि मल्टीप्लाई का है, और जब मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है तो भी वो इन्फाइनाइट को फॉलो करता है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन 3 इक्वल टू 3 है, लिमिट 0 x नहीं है तो राइट 0 लिख सकता हूँ। कॉट पे 0 राइट साइड पे है तो ये इन्फिनिटी को फॉलो कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट मौजूद है तो ये इन्फाइनाइट के बेस पे यहाँ पे फुलफिल करेगा। एंड दैट इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सो दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर 1 लिमिट्स। मल्टीपल सेशंस किए, मल्टीपल चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम इस लेवल पे हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, इंटीग्रेशन पे जाएंगे, और जब भी लिमिट का जिक्र आएगा किसी भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे, तो हमें पता होगा कि लिमिट क्या है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट क्या होती है, हम किस किस तरह के थ्योरम के ज़रिए से उसे सॉल्व करते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या है, फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हमने जान ली हैं। इस बेस पर हम तैयार हैं कि हम नेक्स्ट सेशन से चैप्टर 2 में डिफरेंशिएशन को जब पढ़ें तो वहाँ पर हमें लिमिट, टेंजेंट, वो तमाम कॉन्सेप्ट जब हम ऑलरेडी चैप्टर 1 के मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली समझ पाएँ। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हर तरह की चीज़ें अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट आपको सीखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ से हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू देयर।